ऐसा रिश्ता जहां जंगल ही घर है, पूजा है और जिंदगी है। डिड यू नो कि इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज का फॉरेस्ट्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहा है। मतलब एक दूसरे के बिना उनका एग्जिस्टेंस ही अधूरा है। बिल्कुल लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये रिश्ता खतरे में आ गया? एग्जैक्टली और ये सिर्फ पेड़ों और लोगों की कहानी नहीं है। ये पॉलिसीज लॉज और डेवलपमेंट की वो कहानी है जिसने इस पूरे डायनामिक को बदल कर रख दिया। सो गेट रेडी फॉर एन अमेजिंग जर्नी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान का यह खजाना आप तक पहुंचता रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक करो और वो घंटी हाँ, नोटिफिकेशन बेल उसको ऑन कर लो। समझे? चलो। आज की हमारी चर्चा 2 हिस्सों में होगी। पहले हम समझेंगे फॉरेस्ट, ट्राइबल्स और फॉरेस्ट पॉलिसी का पूरा एवोल्यूशन ब्रिटिश राज से लेकर आज तक। और फिर दूसरे हिस्से में हम फोकस करेंगे डेवलपमेंटल पॉलिसीज, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रिहेबिलिटेशन पे। बेसिकली विकास की कीमत किसने और कैसे चुकाई। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक। यस। टॉपिक 1, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, फॉरेस्ट, ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट पॉलिसी। ओके, सो हेडिंग है ट्राइबल्स और फॉरेस्ट का अटूट रिश्ता, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो बेसिकली ट्राइबल लोगों का पूरा जीवन, उनकी इकोनॉमी, उनके रिलीजियस बिलीव्स, सब कुछ फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमता है। राइट। जंगल उनके लिए सिर्फ लकड़ी का सोर्स नहीं, बल्कि उनका घर, उनका भगवान और उनकी पहचान है। दिस इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है सेंट्रल इंडिया की गोंड कम्युनिटी। अच्छा, हाँ, उनके लिए महुआ का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो उनके फेस्टिवल्स का हिस्सा है, उनकी इकोनॉमी का बेस है और उनकी कहानियों में जिंदा है। दे प्रोटेक्ट द ट्री एंड द ट्री सस्टेन्स देम। ये है परफेक्ट एग्जाम्पल। वाओ, तो ये कनेक्शन ये बहुत फंडामेंटल था। ट्राइबल पीपल खुद को लॉर्ड्स एंड मास्टर्स ऑफ फॉरेस्ट्स मानते थे। बिल्कुल। उनकी पूरी दुनिया इन्हीं जंगलों में बसी थी। ये रिश्ता सदियों पुराना है। उनके रिलीजियो मैजिकल बिलीफ्स भी फॉरेस्ट से ही जुड़े थे, जहाँ कई फ्लोरा और फौना उनके टोटेम्स या पूज्य प्रतीक हैं। और नॉन ट्राइबल्स के लिए ये हार्मनी हमेशा एक एनवी का विषय रहा है। सही कहा। द कोर लॉजिक इज सिंपल। फर्स्ट, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। जंगल उनके लाइवलीहुड का प्राइमरी सोर्स थे। खाना, लकड़ी, जड़ी बूटियां, सब कुछ। फॉरेस्ट इकोनॉमी ही ट्राइबल इकोनॉमी थी। सेकंड, द कल्चरल एंड रिलीजियस लिंक। जंगल सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं, बल्कि एक सीक्रेट स्पेस था। टोटम्स की पूजा इसका सबसे बड़ा सबूत है। सो इस रिश्ते का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या था? द बिगेस्ट इम्पैक्ट वाज नेचुरल कंजर्वेशन। ट्राइबल्स अपनी जरूरत के हिसाब से ही रिसोर्सेज यूज करते थे, एक्सप्लॉयटेशन नहीं। दिस एंश्योर्ड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इन शॉर्ट ये रिश्ता आपसी सम्मान और जरूरत पर बेस्ड था, जिसने हजारों सालों तक फॉरेस्ट्स और आदिवासीज दोनों को जिंदा रखा। ओके, एक क्रॉस क्वेश्चन। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को और सिंपल वर्ड्स में कैसे समझा सकते हैं? सिंपल, जैसे मछली और पानी। अच्छा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। मछली पानी को गंदा नहीं करती और पानी मछली को जीवन देता है। गॉट इट? परफेक्टली। और ये टोटम्स का कॉन्सेप्ट, इज इट स्टिल रेलेवेंट टुडे? एब्सोल्युटली। आज भी कई कम्युनिटीज अपने टोटम्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जो इनडायरेक्टली उस स्पीशीज के कंजर्वेशन में हेल्प करता है। इट्स अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इंटरेस्टिंग। तो क्या ये कहना सही होगा कि ट्राइबल्स पहले एनवायरमेंटलिस्ट थे? इन अ वे, यस। उनकी लाइफस्टाइल इनहेरेंटली सस्टेनेबल थी। दे वर कंजर्वेशनिस्ट्स बाय प्रैक्टिस, नॉट बाय प्रीचिंग। और आपने कहा कि नॉन ट्राइबल्स के लिए ये एनवी का सब्जेक्ट था, क्यों? क्योंकि नॉन ट्राइबल वर्ल्ड में नेचर को एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी थी, जबकि ट्राइबल्स नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे। इट वाज अ क्लैश ऑफ वर्ल्ड व्यूज। तो इस रिलेशनशिप के टूटने की शुरुआत वो कहां से हुई? उसकी शुरुआत हुई जब स्टेट ने फॉरेस्ट्स को रेवेन्यू का सोर्स समझा और अपनी अथॉरिटी एक्सटेंड करना शुरू किया, और वहीं से आगे की कहानी शुरू होती है। ओके, नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस अलाउड। Tribals and forests share a symbiotic relationship where their economy, culture, and existence are interdependent. Practice. सो मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ट्राइबल्स का जंगल से रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं, बल्कि सम्मान और को एग्जिस्टेंस का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 2, द ब्रिटिश एरा, बिगिनिंग ऑफ स्टेट कंट्रोल। राइट। हेडिंग है ब्रिटिश पॉलिसीज एंड द शिफ्टिंग पावर डायनामिक। तो मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटिश सरकार को लगा कि फॉरेस्ट्स में बहुत पोटेंशियल है, कमर्शियल पोटेंशियल। राइट। तो उन्होंने लॉज बनाकर फॉरेस्ट्स पर स्टेट का कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। यहीं से ट्राइबल्स के ट्रेडिशनल राइट्स कम होने लगे। इसको ऐसे इमेजिन करो, एक ट्राइबल परिवार जो पीढ़ियों से जंगल के एक हिस्से से सूखी लकड़ियां लाता था। हाँ। एक दिन अचानक एक फॉरेस्ट गार्ड आकर कहता है कि अब ये ट्रेसपासिंग है और इसके लिए फाइन लगेगा। उनकी दुनिया ही बदल गई। दैट वाज द रियलिटी। That's heartbreaking। तो ये सब शुरू हुआ मिड 19th सेंचुरी में। यस, इससे पहले फॉरेस्ट्स निग्लेक्टेड थे, लेकिन अब उन्हें रेगुलेट करने की जरूरत महसूस हुई। ट्राइबल्स जो अब तक फॉरेस्ट्स के लॉर्ड्स थे, अब इनकन्वीनियंसेस माने जाने लगे। क्रोनोलॉजिकली देखते हैं। जी। पहला स्टेप क्या था? द फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। ये पहला कदम था। ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कलेक्शन को रेगुलेट किया। जो सोशली रेगुलेटेड प्रैक्टिसेस थी, उनको लॉ के जरिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ओके, उसके बाद? द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। इसने कंट्रोल को और टाइटन किया। ट्रेसपासिंग, पास्चरिंग ऑफ कैटल जैसी एक्टिविटीज को फॉरेस्ट ऑफेंसेस बना दिया गया।
इम्प्रिजनमेंट और फाइन्स भी लगाए गए। और फिर 1894 की पॉलिसी आई। करेक्ट। द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 1894। पहली बार रेगुलेशन ऑफ राइट्स और रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रिविलेजेस की बात हुई। कहा गया कि इंडिविजुअल राइट्स को लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट्स के लिए लिमिट किया जाएगा। जिसका मतलब था कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को ट्रेडिशनल ट्राइबल राइट्स को रेगुलेट करने की पावर मिल गई। एग्जैक्टली और इस सब का कल्मिनेशन था द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये एक कंसोलिडेशन एक्ट था। इसने स्टेट्स अथॉरिटी को और एक्सटेंड किया। फॉरेस्ट ऑफिसर्स को इमेंस पावर्स दी गई। जैसे सेक्शन 64 के तहत फॉरेस्ट ऑफिसर किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता था। सेक्शन 70 उन्हें कैटल सीज करने की पावर देता था। माय गॉड, और इसका इम्पैक्ट? इन लॉज ने ट्राइबल्स को उनके अपने ही घर में एलियन बना दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेंजर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स बहुत पावरफुल हो गए और उन्होंने अपनी पावर का आर्बिट्रली यूज किया। इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। बहुत कम। सेक्शन 74 ने इन ऑफिशियल्स को इम्यूनिटी दे दी है, कहकर कि गुड फेथ में किए गए कामों के लिए उन पर कोई सूट नहीं होगा। तो इन शॉर्ट ब्रिटिश एरा ने फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी में बदल दिया और ट्राइबल्स को उनके सदियों पुराने अधिकारों से वंचित करने की नींव रखी। एक क्वेश्चन, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का उस टाइम आखिर मतलब क्या था? उस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब था कॉलोनियल इंटरेस्ट। फॉरेस्ट से टिम्बर निकालकर ब्रिटेन भेजना या रेलवेज के लिए यूज करना। पब्लिक का इंटरेस्ट बस एक जस्टिफिकेशन था। ट्रिकी ना? वेरी। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 इतना हार्श क्यों था? Because its main aim was to serve the British need for timber. Conservation was secondary. To exploit timber, they needed to control the people living there. Simple logic. ओके, और सेक्शन 74 की इम्यूनिटी, इसका मतलब ऑफिशियल्स कुछ भी कर सकते थे। Theoretically, good faith में होना था. But practically, it gave them a free hand. It was very difficult for a tribal person to prove bad faith against a powerful officer. राइट। क्या इन लॉज का कोई पॉजिटिव साइड भी था? एनी एट ऑल? The only positive, from the state's perspective, was organized management of forests for revenue generation. For tribals, it was almost entirely negative. और इन कानूनों ने ट्राइबल इकोनॉमी को कैसे तोड़ा? जब आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट नहीं कर सकते, ग्रेजिंग नहीं करा सकते, तो आपकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। They were forced to become wage laborers, often for the same forest department. Let's practice this. The British Forest Acts, starting from 1865 to 1927, systematically shifted control over forest from communities to the state, turning traditional rights into offenses. Practice saying it. Shift in perspective. A very important phase. हेडिंग है आज़ादी के बाद की नीतियां, उम्मीदें और हकीकत। Yes. तो आज़ादी के बाद उम्मीद थी कि ट्राइबल्स को उनके अधिकार वापस मिलेंगे, लेकिन 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने ब्रिटिश पॉलिसीज को ही काफी हद तक कंटिन्यू रखा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, राइट्स को राइट्स नहीं बल्कि कंसेशंस या रियायतें कहा जाने लगा। So sad, ना? बहुत। इसको ऐसे सोचो, आप अपने घर में रह रहे हो और एक दिन नया मकान मालिक आकर कहता है, तुम यहाँ रह सकते हो, ये मेरी रियायत है। कैसा लगेगा? एग्जैक्टली। यही ट्राइबल्स के साथ हुआ। उनके अधिकार अब सरकार की दया बन गए थे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने अपनी पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में बनाई। हाँ, और ये पॉलिसी लार्जली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस पर ही बनी थी। जो प्रिविलेजेस ट्राइबल्स को ब्रिटिश रूल में मिलते थे, जैसे फ्री ग्रेजिंग, टिम्बर फॉर हाउसेज, उन्हें स्टैट्यूटरी राइट का दर्जा नहीं दिया गया। It failed to recognize the symbiotic relationship. यस। फिर आया धेबर कमीशन 1960 में। अच्छा। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 339 के तहत यूएन धेबर की चेयरमैनशिप में कमीशन बनाया। इस कमीशन ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, इन 1894 they became rights and privileges, and in 1952 they became rights and concessions. Now they are being considered as concessions only. ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। So the real world impact was a psychological blow. बिल्कुल। इसका मतलब था कि सरकार जब चाहे इन रियायतों को वापस ले सकती है। इसने ट्राइबल्स की अनसर्टेनिटी और डिपेंडेंसी को और बढ़ा दिया। तो आजादी के शुरुआती दशकों में फॉरेस्ट पॉलिसी में कोई फंडामेंटल शिफ्ट नहीं आया? नहीं, स्टेट का कंट्रोल बना रहा और ट्राइबल्स हाशिए पर ही रहे। ओके, क्रॉस क्वेश्चन। राइट्स और कंसेशंस में लीगल डिफरेंस क्या है? A right is an entitlement. आप उसे क्लेम कर सकते हो। A concession is a privilege granted by an authority which can be withdrawn. बहुत बड़ा फर्क है। राइट। और धेबर कमीशन की रिपोर्ट का कोई असर हुआ? It created awareness and documented the injustice, लेकिन on-ground policies में immediate बड़ा बदलाव नहीं आया। It became a reference point for future struggles though. आजाद भारत की सरकार ने ब्रिटिश मॉडल कंटिन्यू क्यों किया? Two reasons. First, the administrative machinery was the same. Second, the new nation state also saw forests as a source of revenue for development projects. So the core objective didn't change much initially. क्या ट्राइबल्स के पास अपनी बात रखने का कोई प्लेटफॉर्म था? Officially, बहुत कम. Their political representation was weak, and their voices were often lost in the larger narrative of national development. और ये 1952 की पॉलिसी did it focus on conservation? The policy talked about conservation, but it was state-led conservation, often at the cost of local communities. It didn't see tribals as partners in conservation. Pause and practice this line. The National Forest Policy of 1952 converted tribal rights over forests into concessions, continuing the legacy of the British era. Practice.
और मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, आजादी के बाद भी पॉलिसी लेवल पर जंगलों पर आदिवासियों का हक अधिकार नहीं बल्कि रियायत ही माना गया। अब आते हैं उस दौर पर जब चीजें थोड़ी बदलनी शुरू हुई। टॉपिक 4, द कमिटी इरा रीथिंकिंग राइट्स, 1970s 80s। अ वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड। हेडिंग है कमिटीज का दौर, अ कॉल फॉर चेंज। यस। तो 1970s और 80s में सरकार ने कई कमिटीज बनाई जिन्होंने पहली बार सीरियसली ट्राइबल राइट्स की बात की। दे रेकमेंडेड अ मेजर शिफ्ट इन पॉलिसी। कूल ना? बहुत कूल। इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एक प्रॉब्लम डायग्नोज कर रहे हैं। ओके। एक कहता है सिम्टम ट्रीट करो, दूसरा कहता है नहीं रूट कॉज को समझो। ये कमिटीज उन डॉक्टर्स की तरह थी जिन्होंने कहा कि प्रॉब्लम फॉरेस्ट मैनेजमेंट में नहीं बल्कि ट्राइबल्स को प्रोसेस से बाहर रखने में है। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। तो बैकग्राउंड ये था कि डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा था। हाँ, और ट्राइबल कम्युनिटीज में अनरेस्ट भी। दिस फोर्स द गवर्नमेंट टू अपॉइंट कमिटीज टू री एग्जामिन द इशू। तो कमिटी बाय कमिटी देखते हैं। पहले रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीए 1976। हाँ, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। इन्होंने उल्टा ड्रास्टिक रिडक्शन इन पीपल्स राइट्स रेकमेंड किया। उनका मानना था कि लोकल पीपल फॉरेस्ट को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट नहीं करते, इसलिए उनके राइट्स कम होने चाहिए। तो इनकी रिकमेंडेशंस का क्या हुआ? रिजेक्ट हो गई, थैंकफुली। फिर आई बीके रॉय बर्मन कमेटी 1982। यस, प्रोफेसर बीके रॉय बर्मन एक एमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने ट्राइबल इकोनॉमी को सर्व करने के लिए फॉरेस्ट पॉलिसी को रीओरिएंट करने की बात कही। उनके की पॉइंट्स क्या थे? कई थे, जैसे कि ट्राइबल्स को फ्री फ्यूल फॉडर वुड मिलना चाहिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सेल से इनकम का 1/3 उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्राइबल इकोनॉमी रेवेन्यू अर्नर नहीं वेज अर्नर बनकर रह गई है। और उनका सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया? उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट पॉलिसी को ए इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, बी फूड फ्रूट फ्यूल फॉडर और सी रूरल ट्राइबल पॉपुलेशन नीड्स, इन तीनों कोनों को बैलेंस करना चाहिए। इसके अलावा और भी कमिटीज थे? हाँ, नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज 1980 थी, जिसने एनसीए के व्यू को ही फॉलो किया, और एक कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ राइट्स एंड कंसेशंस 1980 थी। अच्छा। उसने कहा कि कंसेशंस सिर्फ 8 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले ट्राइबल्स और रूरल पुअर को मिलने चाहिए। उसने बार्टर सिस्टम को स्टॉप करने और ग्रेजिंग को सिवियरली रिस्ट्रिक्ट करने की भी रिकमेंडेशन दी। तो अ बिग डिबेट वाज हैपनिंग। यस, एक तरफ एनसीए जैसी कमिटीज थीं जो स्टेट कंट्रोल को और मजबूत करना चाहती थीं, और दूसरी तरफ रॉय बर्मन कमिटी थी जो पार्टनरशिप और ट्राइबल वेलफेयर की बात कर रही थी। दिस कॉन्फ्लिक्ट शेप्ड द नेक्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी। सो इन कंक्लूजन, द कमिटी एरा वाज अ मिक्स्ड बैग। लेकिन इसने बीके रॉय बर्मन जैसे एमवीपीज के जरिए ट्राइबल सेंट्रिक फॉरेस्ट पॉलिसी का आइडिया नेशनल डिस्कोर्स में ला दिया। बिल्कुल। क्वेश्चन, एनसीए की रिकमेंडेशंस इतनी एंटी ट्राइबल क्यों थी? Their perspective was purely commercial and production-oriented forestry. They saw people as an obstacle to maximizing timber output. It was a very narrow view. गॉट इट। और रॉय बर्मन कमेटी की ट्रायंगुलर पॉलिसी का आइडिया क्या था? It was revolutionary. He said policy can't just be about ecology or just about economy. It has to balance 3 things: environment, ecological security, local needs, food, fuel, and national interest. 3 पहिए समझे? ब्रिलियंट। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Because for many tribal families, it's their primary source of cash income. तेंदू leaves, mahua flowers, honey, gums, ये सब उनकी lifeline है. और कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ राइट्स का 8km का लॉजिक क्या था? The logic was to limit the access to only those living in the immediate vicinity of the forests. But it was arbitrary. What about nomadic tribes? Or those who were displaced slightly further away? It was a flawed idea. तो इन सब कमिटीज की रिपोर्ट से आखिर निकला क्या? The biggest outcome was the new National Forest Policy of 1988, which for the first time heavily borrowed ideas from the Roy Burman Committee report. So the debate paid off. Okay. Let's practice. The BK Roy Burman Committee of 1982 was a turning point, advocating for a forest policy that serves the tribal economy and balances ecological, local and national needs. Practice करो. Mini recap. In short, committees ने 2 अलग-अलग रास्ते दिखाए, एक स्टेट कंट्रोल का और दूसरा कम्युनिटी पार्टनरशिप का। और इस डिबेट से निकली नई पॉलिसीज. Topic 5. The new policies and acts 1980s. The turning point, in many ways. Heading: The new National Forest Policy 1988 and Forest Conservation Act 1980. Right. तो फाइनली 1988 में एक नई पॉलिसी आई जिसने माना कि फॉरेस्ट्स और लोकल पीपल के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. इसका मेन एम एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी था, ना कि रेवेन्यू कमाना. दिस वाज अ ह्यूज शिफ्ट. बहुत बड़ा शिफ्ट था. Imagine a company whose only goal was profit. फिर एक नया CEO आता है और कहता है, From now on, our first goal is employee well-being and customer happiness. Profit will follow. The 1988 policy was like that new CEO for India's forests. Precisely. तो इसका बैकग्राउंड क्या था? 1976 में फॉरेस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, जिससे सेंटर को लॉ बनाने की पावर मिली, और डिफॉरेस्टेशन की अलार्मिंग रेट को देखते हुए इन लॉज की जरूरत महसूस हुई. Let's talk about the new National Forest Policy 1988 first. इसका प्रिंसिपल एम एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना. इकोनॉमिक बेनिफिट को सबऑर्डिनेट रखा गया. और की फीचर्स क्या थे?
It stated that the primary task is to associate the tribal people closely in protection, regeneration, and development of forests. It calls for replacing forest contractors with tribal cooperatives, special attention to protection of minor forest produce, and, सबसे important, क्या? tribals' domestic requirements for fuel, wood, fodder, etc. should be the first charge on forest produce. Okay, now the Forest Conservation Act 1980. इसका main purpose? To check deforestation by making it difficult for state governments to divert forest land for non-forest purposes. Key provision? Section 2A, state governments cannot de-reserve a reserve forest or divert forest land for non-forest use without the prior approval of the central government. इसके amendments controversial थे, right? Huh. Later amendments disallowed leasing of degraded lands to anyone except government-approved organizations, which restricted tribal cooperatives. So the real-world impact was complex. Yes, 1988 policy was a landmark document on paper. लेकिन Forest Conservation Act, while well-intentioned, created new hurdles. इनके conflicting provisions ने एक complex on-ground situation create कर दी. Okay, cross questions. 1988 की पॉलिसी को वेलकम फीचर क्यों कहा गया? Because for the first time since independence, a policy document officially acknowledged the symbiotic relationship and prioritized the needs of forest dwellers. It was a validation of their existence. First charge on forest produce का क्या मतलब है? It means that before the forest produce is sold commercially, the first priority is to fulfill the basic needs of the local tribal communities. उनका पहला हक है. Got it. Forest Conservation Act 1980 कैसे अच्छा भी था और बुरा भी? Good because it dramatically slowed down the rate at which states were diverting forest land. Bad because its rigid centralized approval system from Delhi often ignored local context and tribal needs. और कॉन्ट्रैक्टर्स को ट्राइबल कोऑपरेटिव से रिप्लेस करने का आइडिया क्यों इंपॉर्टेंट था? Because contractors were notorious for exploiting tribal laborers, paying them very low wages and causing a lot of damage. Cooperatives would ensure that profits go back to the community. तो क्या 1988 की पॉलिसी पूरी तरह इंप्लीमेंट हो पाई? Implementation has been the biggest challenge. On paper, it's excellent. But on the ground, the old mindset of the forest department and conflicting laws often created roadblocks. Okay, let's practice. The National Forest Policy of 1988 prioritized environmental stability and tribal partnership, while the Forest Conservation Act of 1980 aimed to stop deforestation through central control. Practice it. And mini recap. In short, 1980s में पॉलिसी ने सही दिशा पकड़ी पर कानून के इम्प्लीमेंटेशन ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी. Which brings us to the consequences of all this. Topic 6. Destruction of the forest environment and the tribal. The dark side of this story. Heading. The vicious cycle of deforestation and tribal impoverishment. तो ब्रिटिश राज से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोजेक्ट्स तक फॉरेस्ट्स को रेवेन्यू का सोर्स माना गया. इस एक्सप्लॉयटेशन ने ना सिर्फ जंगलों को खत्म किया बल्कि ट्राइबल्स को भी उनके लाइफ ब्लड से दूर कर दिया, उन्हें और गरीब बना दिया. बिल्कुल. Imagine a fish living in a pond. धीरे-धीरे कोई आकर पॉन्ड का पानी निकालकर बेचने लगे. पानी कम होगा, फिश स्ट्रगल करेगी और आखिर में मर जाएगी. ट्राइबल्स के साथ भी यही हुआ. हाँ, फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन ने उनका पूरा इकोसिस्टम ही तबाह कर दिया. So, introduction ये है कि the destruction of forests is not just an ecological tragedy, it is a human tragedy. Especially for the tribals. British colonial administration saw forests as treasure groves for commercial exploitation. ये पॉलिसी 1952 के बाद भी कंटिन्यू हुई. Causes and effects क्या थे इसके? First, state-led exploitation. State ने खुद deforestation encourage किया for timber and revenue. Contractors, money lenders, सब इस exploitative system का हिस्सा बन गए. और इसमें ट्राइबल्स का क्या रोल था? They became unwilling tools. Due to poverty and hunger, tribals were sometimes pushed into illegal felling by contractors. Unwillingly, the tribal became a tool for his own destruction. That's tragic. और क्या causes थे? Development projects, mining, multi-purpose projects, industrial construction in forest areas. इससे mass dispossession हुआ. Compensation was meager or non-existent. क्योंकि tribals के पास legal documents नहीं थे. And flawed forest management? Yes. Scientific forest management ने often diverse forests को monoculture plantations like teak and eucalyptus से replace कर दिया, which were of no use to tribals or wildlife. इसका एक domino effect हुआ होगा, right? Absolutely. Deforestation in the Himalayas led to increased floods, land erosion बढ़ गया, siltation in reservoirs बढ़ गई, reducing their life by half. और human impact? Drastic reduction of humus in soil, reduced land productivity, forcing tribals to migrate. Monoculture destroyed their source of animal protein. तो ये एक vicious cycle बन गया. Exactly. Deforestation led to tribal poverty, and that poverty sometimes forced them to contribute to further deforestation. Question. Tribals को unwilling tool क्यों कहा गया है? Because they didn't want to destroy the forest that sustained them. But when your family is starving and a contractor offers you a small amount of money to cut a tree, you are left with no choice. It's a survival tactic. Right. Customary community ownership क्या है और ये legal system से clash क्यों करता था? It means the land belongs to the whole community, not an individual. The British legal system, and later the Indian one, only recognized individual property rights with a patta or document. Since tribals had no patta, their claims were rejected. Got it. Monocultural plantations tribals के लिए useless क्यों हैं?
A natural forest provides hundreds of things: fruits, medicines, fodder, different types of wood. A eucalyptus plantation provides only commercial timber. It's like replacing a supermarket with a shop that only sells one type of screw. Useless for daily needs. ट्रू। हिमालयन डिफॉरेस्टेशन का असर इंडो गेंजेटिक प्लेन पर कैसे पड़ता है? सिंपल ज्योग्राफी। जब पहाड़ों से पेड़ कटेंगे, सॉइल लूज हो जाएगी। बारिश आएगी तो सॉइल बहकर नदियों में चली जाएगी। नदियां अपने साथ उस मिट्टी को प्लेन्स में डिपॉजिट कर देंगी, जिससे फ्लड्स आते हैं और सॉइल फर्टिलिटी कम होती है। सब कनेक्टेड है। क्या गवर्नमेंट को इन कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं था? The 1959 Government of India report on the Himalayas shows they were aware, but the push for development and revenue often overshadowed long-term ecological concerns. It was a classic case of short-term gain versus long-term pain. Okay. Practice the sentence. State-led exploitation and flawed development models destroyed the forest ecosystem, trapping tribals in a vicious cycle of poverty and displacement. Practice करो दोस्त। Mini recap. In short, जंगलों की बर्बादी सिर्फ पेड़ों का काटना नहीं था, बल्कि आदिवासियों की जिंदगी और अर्थव्यवस्था की तबाही थी। And now for the game changer. Topic 7. The Landmark Forest Rights Act, 2006. A new hope indeed. Heading: A New Hope, the Forest Rights Act, 2006. FRA. Yes. तो आफ्टर डेकेड्स ऑफ स्ट्रगल 2006 में एक रेवोल्यूशनरी कानून आया, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसने पहली बार हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करने की कोशिश की और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स को लीगली रिकॉग्नाइज किया। लोगों के लिए यही किया। So why was this law necessary? Because millions of people lived in forests with no legal rights, facing harassment, evictions, and torture. The old laws, like the Indian Forest Act 1927, were designed to convert forests into property of the colonial department, not to protect people. Right. So what does the act do? दो चीजें. One, it corrects historical injustice by granting legal recognition to their rights, and two, it empowers communities by giving them a voice in forest and wildlife conservation. और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? Who gets rights? तीन conditions है. One, you must be primarily residing in forests. Two, you depend on forests for a livelihood. And the third one? Third condition has two parts. Ya to you are a member of a scheduled tribe, ST, residing in that area, or you have been living there for 75 years, मतलब 3 generations, before December 13, 2005. इस केस में आप other traditional forest dweller हैं. Okay. और किस तरह के राइट्स मिलते हैं? Mainly 3 तरह के. First, land rights. Up to 4 hectares per family for land they were cultivating before 2005. Second, use rights. मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करना, ग्रेजिंग करना, वाटर बॉडीज एक्सेस करना। And third? सबसे रेवोल्यूशनरी, राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व। पहली बार ये लॉ कम्युनिटी को अपने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट और मैनेज करने का अधिकार देता है। और राइट्स रिकॉग्नाइज कैसे होते हैं? इट्स अ ट्रांसपेरेंट 3-step डेमोक्रेटिक प्रोसेस। Step 1, ग्राम सभा। The full village assembly makes a recommendation. This is the key body. Then? Step 2, screening committees. Recommendations तालुका और district level screening committees के पास जाती हैं। और final decision? The district level committee with 3 government officers and 3 elected members makes the final decision. So FRA is a paradigm shift. From the colonial model of exclusion to a modern model of community-led conservation and justice. Cross question. क्या FRA के आने से डिफॉरेस्टेशन का खतरा नहीं बढ़ेगा? That's a common misconception. The Act only recognizes pre-existing occupation. It doesn't grant new land. In fact, by giving communities the right to protect, it creates millions of guardians for the forest, which can help reduce deforestation. 75 years proof करना कितना मुश्किल है? Old documents. It requires other forms of evidence, which can be difficult to produce. ग्राम सभा को इतनी पावर क्यों दी गई है? Because the Gram Sabha is the most local democratic body. गांव के लोग जानते हैं कि कौन कब से कहां खेती कर रहा है. It's not a decision made by a bureaucrat sitting in an office miles away. Right. क्या इस कानून से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पावर्स कम हो गई? It changes their role. From being sole managers and police, their role shifts to being facilitators and partners with the local communities. This change in attitude is the hardest part. और जो लैंड FRA के अंडर रिकॉग्नाइज होता है, कैन इट बी सोल्ड? No, the land cannot be sold or transferred. It can only be inherited. This is a crucial provision to prevent land alienation from tribals. Okay. Let's practice the main idea. The Forest Rights Act of 2006 legally recognizes the land and use rights of forest dwellers to correct historical injustice and empower them as partners in conservation. Practice saying this. Mini recap, in short. FRA 26 ने दशकों पुराने अन्याय को सुधारने और आदिवासियों को जंगल का अपराधी नहीं बल्कि संरक्षक बनाने की दिशा में एक हिस्टोरिक कदम उठाया। Now let's move to the second part of our discussion. Broad micro theme 2, developmental policies, tribal displacement and problems of rehabilitation. Right. So, topic 8, development induced displacement. A very heavy topic. Heading: विकास का दूसरा पहलू, development induced displacement. Yes. So development projects जैसे डैम्स, माइंस, फैक्ट्रीज, रोड्स एक्सेट्रा के लिए जब लोगों को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उसे डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आयरॉनिकली जो टारगेट ग्रुप होता है वही विक्टिम बन जाता है। बिल्कुल। इमेजिन आपके मोहल्ले में एक फ्लाईओवर बनना है, इसके लिए आपका घर तोड़ दिया जाएगा। आपको कहा जाता है कि ये प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। बट व्हाट अबाउट योर होम, योर मेमोरीज, योर नेबर्स? एग्जैक्टली।
This is the dilemma of development-induced displacement on a small scale. So development in third world countries has become a nightmare for many. Right. While development is necessary, the process must be just, humane, and voluntary as much as possible. So what causes displacement? Primary source है hydroelectric and irrigation projects, मतलब dams, Or other major sources? mines, industrial complexes, military installations, weapons testing grounds, railways, roads. Indirect sources भी हैं, right? Yes, expansion of reserve forests, sanctuaries, parks. मिशेल सरनिया का आर्गुमेंट है कि इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट को अवॉइड करना चाहिए. हाँ, but if it's inevitable, it must be done in a way that protects livelihoods and ensures displaced people also share in the gains of development. तो कंक्लूजन ये है कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ स्पेसिफिक मॉडल ऑफ नेशनल प्रोग्रेस. Yes, that has often failed to account for its human cost. क्वेश्चन, विक्टिम्स ऑफ प्रोग्रेस, ये टर्म क्या सिग्निफाई करता है? It signifies the cruel irony that the very people in whose name development is supposedly happening are the ones who pay the highest price for it by losing their homes, lands, and livelihoods. क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनवॉलंटरी होता है? Not always, but in the context of large state-led projects, it is almost involuntary. People are given notices and have very little say in the matter. नॉन प्लान प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? These are projects outside the official 5-year plans, like urban growth, environmental degradation, etc., which also cause displacement but are often not even counted in official statistics. और मिशेल सरनिया का पीपल सेंटर्ड रीसेटलमेंट अप्रोच क्या है? It means that the focus of resettlement should not just be on moving bodies from one place to another. It should be about rebuilding lives, livelihoods, and communities. The people themselves must be at the center of the planning. क्या डिस्प्लेसमेंट सिर्फ रूरल एरियाज में होता है? No, it happens in urban areas too, for projects like metros, flyovers. But the scale and impact are often much more devastating in rural and forest areas where people are completely dependent on the land. Cause and practice. Development-induced displacement occurs when people are forced to leave their homes and lands for large-scale projects, often turning the beneficiaries into victims. Practice. Mini recap. In short, विकास की दौड़ में कई लोगों को अपना सब कुछ पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है. और इसका सबसे ज्यादा असर. Topic 9. The disproportionate impact on tribals. The statistics are shocking. Heading. Tribals paying the heaviest price for development. Statistics show a shocking reality. Tribals make up only 8% of India's population, but they account for over 50% of the people displaced by development projects. This is called disproportionate impact. Exactly. Imagine a class of 100 students. 8 students belong to group A. अब एग्जाम में 10 स्टूडेंट्स फेल होते हैं, पर उन 10 में से 5 स्टूडेंट्स ग्रुप ए के हैं. Is it fair? No, not at all. This is exactly what has happened with tribals in displacement. तो introduction ये है कि the burden of national development has not been shared equally. Right. और इसका रीजन सिंपल है. Most of India's natural resources, minerals, water sources, forests are located in tribal areas. So when projects are planned to exploit these resources, tribals are the first to be displaced. हाँ. Let's look at some case studies. छोटा नागपुर बेल्ट में नेतरहाट पायलट प्रोजेक्ट फायरिंग रेंज के अगेंस्ट स्ट्रगल हुआ. झारखंड में? झारखंड में कोइलकारो डैम्स, पलामाऊ डिस्ट्रिक्ट में कोल माइंस, सुबर्णेखा डैम्स सबने मेजर डिस्प्लेसमेंट कॉज किया. और नर्मदा डैम तो इंटरनेशनली फेमस हो गया. यस. आंध्र प्रदेश में पलावरम डैम, कर्नाटका में नगर होल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए डिस्प्लेसमेंट, ओडिशा में गांधमर्दन बॉक्साइट माइंस के अगेंस्ट एजिटेशंस. द लिस्ट इज लॉन्ग. So the conclusion is clear. The narrative of national progress has a dark side, where the country's most vulnerable communities have been systematically sacrificed. Okay. Cross question time. 8% population and 50% displacement. इसका main reason क्या है? Jal, jungle, jameen. Water, forest, land. India's richest mineral and forest resources are in tribal homelands. So when the nation decides to develop these resources, tribals are in the direct line of fire. People's awareness about displacement कब जागती है? The text says it awakens largely when they come across news about the struggles and movements of other affected people. It's a chain reaction of consciousness. इन agitations का result क्या होता था? Results were mixed. Some projects were suspended, like the Netherhat firing range. Others, like the Narmada Dam, went ahead despite massive protests. But these agitations brought the issue to national and international attention. क्या ये कहना सही है कि tribals are anti-development? No, they're often labeled as anti-development or anti-national. But they are not against development. They are against a model of development that displaces them without proper rehabilitation. They are asking for just development. और wildlife sanctuaries के लिए displacement क्यों होता है? The conservation model we adopted was also based on exclusion. The idea was to create pristine wildlife habitats free of humans. This led to the displacement of communities who had coexisted with wildlife for centuries. Let's practicing this. Tribals, who are 8% of the population, constitute over 50% of the displaced, showing the disproportionate human cost they have paid for national development. Practice this. It's important. Mini recap. In short, विकास की कीमत सबने बराबर नहीं चुकाई है. आदिवासियों ने इसका सबसे बड़ा और असमान बोझ उठाया है. अब आते हैं impact और compensation पर. Topic 10.
The impact categories and compensation issues. The legal and financial mess. Heading. The aftermath, who is an OST and why compensation fails. तो डिस्प्लेसमेंट के बाद जो लोग प्रभावित होते हैं उन्हें ओस्टीज कहते हैं। लेकिन कानून की नजर में हर कोई ओस्टी नहीं होता। राइट। और जिन्हें कॉम्पनसेशन मिलता भी है वो अक्सर नाकाफी और अनफेयर होता है। सही बात। इमेजिन एक बोट डूब रही है, सिर्फ उन्हीं को लाइफ जैकेट मिलता है जिनके पास टिकट है, पर बोट पर तो सेलर्स, स्टाफ और बिना टिकट के बच्चे भी हैं। वो क्या करें? The compensation system works like this. हाँ, only recognizing some people while ignoring many others who also lose everything. तो L.K. महापात्रा 1994 ने ओस्टीज को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया। Yes, or the primary law governing compensation was the Colonial Land Acquisition Act 1894. This law was designed for acquiring land, not for rehabilitating people. Let's look at Mahapatra's categories. Category A, people who lose all their assets. B, people who lose assets in part. C, people who lose only their house. D, people who lose only their land. Or E, people who lose their base for applying arts crafts. F, people who lose livelihood from forest river. G, lose livelihood from wage labor. H, lose house land for project townships, canals. and the big problem is In India, legally, only categories A and B are properly considered ousties, eligible for compensation. Categories D to H are often left out. so why does compensation fail? First, the Land Acquisition Act 1894. ये एक्ट सिर्फ इंडिविजुअल डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टी राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है. इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, CPRs, जैसे विलेज फॉरेस्ट्स. और CPRs के लिए कोई compensation नहीं मिलता था? Exactly. Second, low cash compensation. Tribals को backward माना जाता है and it's assumed their land isn't valuable. और third, the inability to handle cash. Yes, tribals who have lived in a self-sufficient subsistence economy often cannot manage large sums of cash, which is quickly spent or cheated away. So the legal framework was fundamentally flawed. Designed to acquire land cheaply rather than to ensure justice. Cross question. A fisherman, category F, जिसका river ही छिन गया, उसे compensation क्यों नहीं मिलता? Because he doesn't own the river, the law only compensates for private property that is lost. The loss of access to a common resource like a river or forest was not compensable under the old act. Common property resources, CPRs, का concept क्या है? These are resources that don't belong to one person, but to the whole community. Village pastures, forests, ponds. The entire village economy depends on them, but no single person has a patta for them. Cash compensation tribals के लिए problem क्यों बन जाता है? Their economy is not cash-based. They are not familiar with banking, investment, or saving. So the cash is either spent on non-productive things, or they get cheated by money lenders and middlemen. Land for land is a much better option. Land Acquisition Act 1894 को इतना problematic क्यों माना जाता है? Because it's a colonial law made to serve the state, not the people. Its only purpose is to make it easy and cheap for the government to take over private land. It has no provisions for rehabilitation. Legitimizing the gross injustice, इसका क्या मतलब है? It means the law itself becomes a tool to do injustice. By giving a small amount of cash, the state fulfills its legal obligation, and thus the act of taking away someone's entire world is made to look legal and fair. Okay, let's practice. The compensation process often fails because the law, like the Land Acquisition Act of 1894, narrowly defines oosties and ignores community resources, leading to unfair cash payments. Practice it. Mini recap. In short, कानूनी दाव पेच और गलत मुआवजे की नीति ने विस्थापितों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़का है. और आखिर में आते हैं सबसे important पहलू पर. Topic 11, the human cost of displacement. The unseen scars. Heading, more than land, the unseen scars of displacement. Yes. So displacement सिर्फ जमीन और घर का जाना नहीं है. It leads to increased stress, sickness, and even death. It's a deep psychological, social, and cultural shock. बिल्कुल. Imagine being uprooted from your home of 50 years and moved to a new city where you know no one, your skills are useless, and you don't even speak the local dialect properly. You would feel lost, helpless, and alienated. This is the human cost of displacement. So several anthropologists have shown the multiple effects of displacement that go far beyond economic loss. Huh. The mindset of justifying displacement for national progress often ignores these deep human consequences. Let's talk about the psychosocial cultural impacts. First, health impacts. Involuntary resettlement leads to increased stress, psychological and socio-cultural trauma, which in turn leads to higher morbidity, sickness, and mortality death rates. Then alienation and powerlessness. Yes, moving to a new place is unthinkable for tribal people. The word resettlement doesn't even exist in many tribal languages. Wow. Or cultural disintegration. It's devastating. It leads to dismantling of production systems, desecration of ancestral sacred zones, graves, and temples. And scattering of kinship groups. Disorganization of informal social networks, weakening of self-management and social control, disruption of trade and market links. The whole social fabric is torn apart. So,
What's the justification for rehabilitation? The commitment for rehabilitation has to be for resettlement and not an act of reluctant generosity. Okay. The cost of resettlement and rehabilitation should always be included in the cost of the project itself. और ऐसे projects को public debate के लिए open होने चाहिए. So, in conclusion, the true cost of displacement is the destruction of a community's entire social and cultural fabric. Leaving people helpless and alienated in a new environment. Question. Resettlement word का tribal languages में ना होना क्या बताता है? It shows how deeply rooted they are to their land. The very concept of leaving their ancestral land and settling somewhere else is alien to their worldview. Their identity is tied to that specific place. Scattering of kinship groups इतना devastating क्यों है? In tribal societies, the kinship group is the primary social safety net. They help each other in times of crisis, celebrate together. जब ये network टूट जाता है, individuals are left completely vulnerable. Project cost में rehabilitation cost include करने से क्या फायदा होगा? Two things. First, it will force planners to take rehabilitation seriously. Second, it will make many projects economically unviable if the true human cost is factored in. This will lead to better project selection, Public debate क्यों जरूरी है? so that a democratic decision can be taken. People who are going to be affected must have a say. It prevents a small group of bureaucrats from making decisions that impact millions. Act of reluctant generosity का क्या मतलब है? It means treating rehabilitation as charity or a favor. Instead, it should be seen as their right, an essential part of the project itself, planned and executed with dignity. Let's practice. The human cost of displacement includes severe psychological trauma, social disintegration, and cultural loss, which are often ignored in project planning. Practice इसको जरूर करना. मिनी रिकैप इन शॉर्ट, विस्थापन सिर्फ जमीन नहीं छीनता, बल्कि एक समुदाय की आत्मा, उसके सामाजिक ताने बाने और सांस्कृतिक पहचान को भी नष्ट कर देता है. तो दोस्तों आज हमने एक लंबी और इंपॉर्टेंट जर्नी तय की. Let's do a quick recap. हाँ, हमने 2 ब्रॉड थीम्स कवर किए. Theme 1, Forest, Tribals and Forest Policy. इसमें फर्स्ट हमने देखा कि कैसे आदिवासियों का जंगलों से एक सिम्बायोटिक रिश्ता था जिसे ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज ने तोड़ना शुरू किया, उनके राइट्स को ऑफेंसेस में बदलकर. Right. Second point. आजादी के बाद भी 1952 की पॉलिसी ने इस लेगेसी को कंटिन्यू किया और राइट्स को कंसेशंस बना दिया. और third, फाइनली 1988 की पॉलिसी और 2006 के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ने आदिवासियों को पार्टनर और राइट्स होल्डर के रूप में पहचानने की एक नई और जरूरी शुरुआत की. fantastic. And the second theme. थीम 2, डेवलपमेंटल पॉलिसीज, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रिहेबिलिटेशन. इसका first point. हमने समझा कि कैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने डिस्प्लेसमेंट को जन्म दिया जिसका सबसे ज्यादा और डिस्प्रोपोर्शनेट असर ट्राइबल कम्युनिटीज पर हुआ. Second point. हमने देखा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जैसे पुराने कानूनों की वजह से कॉम्पेंसेशन सिस्टम कितना फ्लॉड था जो कम्युनिटी राइट्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था. And the final point. आखिर में हमने डिस्प्लेसमेंट के गहरे साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट को समझा जो इकोनॉमिक लॉस से कहीं ज्यादा विनाशकारी होता है. Perfect. अब listeners के लिए 6 short content probes. रेडी? 1. Symbiotic relationship को अपने शब्दों में एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो. 2. फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 में मेन डिफरेंस क्या है? 3. राइट्स और कंसेशंस के बीच का अंतर देबर कमीशन के रेफरेंस से बताओ. 4. बीके रॉय बर्मन कमेटी की ट्रायंगुलर पॉलिसी के 3 कोने कौन से थे? 5. डिस्प्लेसमेंट का असर ट्राइबल्स पर डिस्प्रोपोर्शनेट क्यों रहा है? एंड 6. कैश कॉम्पेंसेशन को लैंड फॉर लैंड रिहैबिलिटेशन से बेहतर क्यों नहीं माना जाता? Here's a simple challenge for everyone. इनमें से कोई भी एक टॉपिक चुनो, फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, और उसे 2 मिनट में किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो. रिहर्स प्रेजेंटिंग 1 सेगमेंट आउट लाउड. देखना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ग्रेट आइडिया. दैट्स इट फॉर टुडेज डीप एनालिसिस. उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. ज्ञान का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए. तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सबसे सरप्राइजिंग बात क्या लगी, और इस एपिसोड को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जो ऐसी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस पसंद करता है. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक की गहराइयों में. तब तक के लिए सोचते रहो, सीखते रहो.